मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको पाठ 1 भाषा और व्याकरण का पुनरावलोकन कराने जा रही हूँ। तो भाषा क्या है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों एवं भावों का आदान प्रदान करता है। यानी कि जो हम अपने विचारों और भावों को एक दूसरे से है ना साझा करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, वह भाषा कहलाती है। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक क्या है? मौखिक अर्थात मुख से बोला गया, जैसे हम अभी आपसे बोल रहे हैं। अपने विचारों को बोलकर व्यक्त करना तथा दूसरों के विचारों को सुनकर समझना क्या कहलाती है? मौखिक भाषा, है ना। यह भाषा का सबसे पुराना रूप है और रोज के व्यवहार में, दैनिक व्यवहार में इसका प्रयोग सबसे अधिक किया जाता है। इसके बाद आपका आ जाता है लिखित भाषा। लिखित यानी कि लिखा हुआ, अपने विचारों को लिखकर व्यक्त करना तथा दूसरों के विचारों को पढ़कर समझना। उसमें बोलकर, है ना, और सुनकर, इसमें लिखकर और पढ़कर, यह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। यह भाषा का स्थायी रूप माना जाता है। ठीक, फिर उसके बाद आपका आ जाता है लिपि। लिपि क्या है? मुख से निकली ध्वनियों को लिखने के लिए निर्धारित किए गए चिन्ह को लिपि कहते हैं। जो हम बोल रहे हैं उसको लिखने के लिए कुछ चिन्ह बनाए गए हैं, वही लिपि कहलाते हैं, है ना। फिर उसके बाद कुछ भाषाएं और उनकी लिपियां जो है वो इस प्रकार से हैं, जैसे हिंदी, देवनागरी, अंग्रेजी, रोमन, उर्दू, फारसी, पंजाबी, गुरुमुखी, बांग्ला, चीनी, कांजी, रूसी, सिरिलिक, जापानी, हिरांगा, मराठी, बालबंद, है ना, ये लिपियां हैं। और कुछ भाषाओं की लिपियां जो है वह एक होती हैं, जैसे हिंदी, मराठी, नेपाली और संस्कृत। इनकी जो है लिपि देवनागरी कही जाती है। अब क्या है? मातृभाषा। जो भाषा एक मातृ यानी माँ के द्वारा, जो भाषा एक बच्चा अपनी माँ व परिवार से सुनकर सीखता है, वह मातृभाषा कहलाती है। इसलिए एक पंजाबी परिवार में जन्मे बच्चे की मातृभाषा पंजाबी और हिंदी भाषी परिवार में जन्मे बच्चे की मातृभाषा हिंदी होती है। अब इसके बाद आता है राजभाषा। देश के अधिकांश सरकारी कार्यालयों व राजकाज में प्रयोग की जाने वाली भाषा क्या है? हिंदी है। इसलिए इसे भारत की राजभाषा कहा जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। इसलिए क्या होता है? प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। और विश्व हिंदी दिवस कब मनाई जाती है? 10 जनवरी। फिर उसके बाद आपका आ जाता है बोली। एक क्षेत्र विशेष में स्थानीय लोगों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा क्या कहलाती है? बोली कहलाती है। बोली क्षेत्र विशेष में बोली जाती है ना। जहां जहां आप जाएंगे एक एक क्षेत्र आपको बदलता जाएगा, बोली बदलती जाती है। फिर भी इसका क्षेत्र जो है वह सीमित होता है। इससे साहित्य की रचना नहीं की जा सकती और बोली में रचित अनेक लोकगीत और लोक गाथाएं पाई जाती है। हिंदी की उपभाषा और बोलियां क्या हैं? हिंदी बड़े पैमाने पर बोली जाने वाली भाषा है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार आदि क्षेत्रों में यह मुख्य रूप से प्रयोग की जाती है। इतने विशाल भूभाग की भाषा होने के कारण इसमें अनेक उपभाषाओं का बोलियों का समावेश हो गया है, जैसे पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली बुंदेली, हरियाणवी, कन्नौज, पूर्वी अवधी छत्तीसगढ़ी बघेली, बिहारी, मैथिली, भोजपुरी और मगधी साधनी, राजस्थानी, मारवाड़ी, मालवी, लवांदी, बागड़ी, पहाड़ी, गढ़वाली, कुमाऊनी, मलयाली। फिर हिंदी का मानक रूप क्या है? हिंदी का क्षेत्र जो है वो बहुत विशाल है। भारत के अलग अलग क्षेत्रों में हिंदी के विभिन्न रूपों का प्रयोग किया जाता है। इसलिए हिंदी भाषा में एक रूपता लाने के लिए अनेकों विद्वान और शिक्षाविद हिंदी का मानक रूप बनाने का प्रयास कर रहे हैं। भारत के शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय हिंदी निदेशालय में वर्णमाला एवं वर्तनी की एक रूपता स्थापित करने का कार्य चल रहा है। वर्तनी में काफी कुछ परिवर्तन आया है। फिर उसके बाद हिंदी साहित्य क्या है ना। साहित्य भी आपको हमने पढ़ाया था पहले। अब जानिए कि साहित्य क्या है। प्राचीन काल से विद्वानों और शिक्षाविदों के अमूल्य विचारों और भाव रचनाओं को लिखित रूप में संजो कर रखा जाता है। देखिए,
कई जगह, कई लाइब्रेरी ऐसी है, कई कई जगह जो है उसको संजो कर रखा जाता है। ज्ञान के संचित कोश को साहित्य कहते हैं। अगर मान लिया संजो करके किसी ने न रखा होता तो आज रामायण है, महाभारत है, गीता है, पुराण है ना, तो बाइबिल है, इन सब चीज़ों का अध्ययन हम नहीं कर पाते। तो ज्ञान के संचित कोश को यानी इकट्ठे किए गए, है ना, कोश को, धन को जो है साहित्य कहा जाता है। हिंदी साहित्य दो प्रकार के हैं, एक गद्य साहित्य और एक पद्य साहित्य। गद्य साहित्य के अंतर्गत उपन्यास, कहानी, नाटक, जीवन लेख, संस्मरण, ठीक। फिर उसके बाद पद्य साहित्य के अंतर्गत गीत, कविता, दोहा, पद, गजल, छंद, चौपाई, सोठा, ये सब चीजें जो है पद्य साहित्य के अंदर। अब इसके बाद आपका जाता है व्याकरण। भाषा के शुद्ध प्रयोग की दृष्टि से प्रत्येक भाषा में कुछ नियम होते हैं। ये नियम हमें व्याकरण से सीखने को मिलते हैं, यानी कि भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना, लिखना, इसका ज्ञान हमें जो है वह व्याकरण से होता है। इसके 4 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार के अंतर्गत वर्णों की ध्वनि और लिपि चिन्ह, भेद, अक्षर, उच्चारण, मात्रा। शब्द विचार, शब्दों के प्रकार, रूप, बनावट, भेद, रचना। पद, इसमें पद निर्माण, पद भेद, पद के विकारी अविकारी रूप। वाक्य, इसमें वाक्य निर्माण, वाक्य भेद, विराम चिन्हों आदि पर विचार किया जाता है। ठीक, हमने एक बार फिर से आपको बता दिया है। अब जो है इसी के क्रम में सीधा पाठ 2 वर्ण विचार आपको पढ़ाने जा रहे हैं। संक्षेप में हम लोग जो है रिवीजन करवा रहे हैं, ठीक है। तो अब आप देखिए पाठ 2 वर्ण विचार। पाठ 2 वर्ण विचार। वर्ण क्या है? भाषा की उस लघुतम इकाई को वर्ण कहते हैं, यानी छोटी इकाई को, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्णमाला क्या है? वर्णों का व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है। हिंदी वर्णमाला में वर्ण और उनके भेद इस प्रकार है, जैसे स्वर आपको मालूम है 11 है, कौन कौन से? अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ और औ। फिर उसके बाद आपका आ जाता है अयोगवा। अयोगवा के अंतर्गत 2 आते हैं, एक अनुस्वार आ जाता है, एक अनुस्वार अंग, ठीक, और दूसरा आपका आ जाता है विसर्ग। विसर्ग आ जाता है, ये हो जाता है अह। तो मुख्य मुख्य चीजें वो हम आपको बता दे रहे हैं। फिर उसके बाद व्यंजन आ जाते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, क वर्ग, प वर्ग, अंतस्थ, पुष्प और संयुक्त, ये आपको पता है। फिर उसके बाद आ जाते हैं आगत वर्ण, यानी आ, ज और फ। अब फिर आपका आता है कि वर्ण के भेद। वर्ण के 2 भेद हैं, एक स्वर और व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण किसी अन्य वर्ण की सहायता से नहीं की जाती, यानी कि जिनका स्वतंत्र उच्चारण किया जाता है, वह स्वर कहलाते हैं। स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं, हमने अभी आपको बताया था। अ, ठीक, आ, ई, उ, वी, ए, ओ और औ। ये हो गए आपके 11। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। ये हो गए आपके स्वर। ये क्या हो गया? आपका स्वर, है ना। तो इस तरीके से फिर स्वर के भेद कितने हैं? स्वर के 2, उच्चारण में समय के आधार पर और उच्चारण में प्रयुक्त अंग के आधार पर, ठीक, 2 हो गया ये आपका भेद। इसके बाद आपका आ जाता है स्वरों का प्रयोग। स्वरों का प्रयोग 2 प्रकार से किया जाता है, एक स्वतंत्र रूप में और एक मात्रा के रूप में। स्वतंत्र रूप में क्या मतलब? जब शब्दों में स्वरों का प्रयोग उनके मूल रूप में किया जाता है, वही स्वर, ये स्वतंत्र रूप में। फिर उसके बाद मात्रा रूप में हम आपको बता दें, ये बहुत जरूरी है। स्वतंत्र रूप में स्वर मूल रूप में 11 होते हैं, पहले ये देख लीजिए, और मात्रा जो है वह 10 होती है। अ, आ, ई, उ, री,
ए ओ और औ। ठीक, ये हो गया, ये हो गई आपके स्वर। अब देखिएगा मात्रा कितने होते हैं। देखिए आ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती, ठीक है, तो क्या हो जाता है आ, ठीक, फिर ई है ना, उ री, ए, फिर फिर ओ, फिर औ। ये हो गया आपका। तो कितने हो गए स्वर? हो गए आपके 11 और मात्रा हो गए आपके 10। ये हो गया। क्यों? क्योंकि जो कि स्वर के ही तो चिन्ह मात्रा कहलाते हैं ना, लेकिन फिर भी स्वर 11 है और मात्रा 10, क्योंकि अस्वर की कोई मात्रा नहीं होती। इसके बाद आपका आ जाता है अयोगवा। हिंदी वर्णमाला में अंग, जैसा हमने अभी आपको पहले बताया था, है अंग और अह दो ऐसे वर्ण हैं जिनकी स्वरों की तरह मात्राएं तो हैं, किंतु उच्चारण जो है वह व्यंजनों की तरह होता है। इसलिए यह न तो स्वर कहलाते हैं और न ही व्यंजन। इन्हें क्या कहा जाता है? अयोगवा। उसके बाद आपका आ जाता है अनुस्वार। अंग वर्ण अनुस्वार कहलाता है। इसका लिपि चिन्ह बिंदु क्या है? ये, ठीक, ये हो गया। और इसे शिरोरेखा के ऊपर, यानी कि जो हम लाइन खींचते हैं इसके ऊपर लगाया जाता है। जो लाइन खींचते हैं उसको शिरोरेखा कहा जाता है, ठीक है। और जैसे रंग, पंख, हंस है ना, वो हो गया। फिर विसर्ग। अह विसर्ग का वर्ण है। इसका चिन्ह क्या होता है विसर्ग का? ये। और उच्चारण ह के समान होता है। इसका प्रयोग केवल तत्सम शब्दों में किया जाता है जो संस्कृत से आए हुए। उसके बाद आपका आ जाता है अनुनासिक। अनुनासिक एक विशेष ध्वनि है। इसका चिन्ह शिरोरेखा के ऊपर चंद्र बिंदु की तरह लगाया जाता है, ये, ठीक। ये हो गया आपका अनुनासिक। जैसे टांग, मांग, है ना, ये चीजें। फिर इसके बाद आपका आ जाता है आगत वर्ण। आगत माने आया हुआ। किसी विदेशियों के संपर्क में हम आए और जो है क्या हुआ कि हमें उनकी भाषा पसंद आ गई और हमने उसका प्रयोग करना शुरू कर दिया, तो आगत वर्ण। वो चाहे वो अंग्रेज हो, चाहे अरबी अरब के लोग हो, चाहे कोई भी हो, तो भाषा के विकास में कुछ अन्य शब्द अन्य भाषाओं से लिए गए हैं जिन्हें आगत वर्ण अथवा आगत ध्वनियां कहा जाता है। ये हो गए आपके, जैसे आ, है ना, ये देखिए इसमें चंद्र बिंदु नहीं है, ठीक। यह क्या है, कहाँ से आई है? अंग्रेजी से, ठीक। और फिर उसके बाद ज, फ, ये कहाँ से आई है? फारसी, ठीक। ये हो गया आपका फारसी भाषा से। तो इस तरीके से जो है नीचे यहाँ जो नुक्ता हमने लगा दिया है, देखिए बिंदी लगी है ना, इसको नुक्ता कहते हैं, ठीक। अब इसके बाद आपका आ जाता है व्यंजन। अभी हमने स्वर के बारे में बताया था। व्यंजन वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता ली जाती है। व्यंजन बिना स्वर की सहायता से नहीं बोले जाते, ठीक है। इसके 3 भेद होते हैं, स्पष्ट, अंतस्थ और ऊष्म। स्पष्ट, जब हम किसी भी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो जीभ जो है वह मुख के किसी न किसी भाग को छूती है। अंतस्थ व्यंजन, स्पष्ट व्यंजन की संख्या जो है वह 25 होती है, क वर्ग से प वर्ग तक। अंतस्थ व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण करते समय, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुख के अंदर रुक जाती है। से बोलिए य, र, ल, व, हवा जो है वो मुख के अंदर ही रुक गई। ऊष्म व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुख से गर्म निकलती है ना, वह श, श, स, ह। तो अब इसके बाद आ जाता है व्यंजन गुच्छ। व्यंजन गुच्छ यानी 2 व्यंजनों के मेल को व्यंजन गुच्छ कहते हैं। इसमें संयुक्त व्यंजन और द्वित व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? श, श, त्र, य और श। ये 2 व्यंजनों के योग से बनी है, ठीक है। ये हो गए संयुक्त व्यंजन। उसका द्वित 2 एक समान व्यंजनों के मेल से बनने वाले, जैसे बच्चा, ठीक है, कच्चा। तो ये क्या हो जाते हैं? द्वित व्यंजन, 2 व्यंजनों के एक समान मेल से। फिर उसके बाद आपका आ जाता है वर्णों के उच्चारण स्थान कौन कौन से हैं। वर्णों के उच्चारण स्थान है कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, होंठ। शरीर का कोई भी मुख का ऐसा भाग नहीं है जहां से कि वर्णों का उच्चारण ना किया जाता हो। हमें मालूम नहीं है, हम बोलते हैं लेकिन हमको ये नहीं पता कि कौन सी चीज़ें दंत से आ रही हैं, कौन सी चीज़ें कंठ से आ रही हैं, कौन सी चीज़ें जो है तालु से आ रही हैं, किस
वर्ण का उच्चारण कहाँ से हो रहा है इसका हमको ज्ञान नहीं। कंठ, तालु, मुर्दा, दंत, होंठ, कंठ और तालु, कंठ और होंठ, दंत और होंठ, है ना। वर्ग स्थान व नासिका, नासिका, मुख और नासिका और मूर्धा। तो इस तरीके से इतनी चीजें हैं यहाँ पर जिससे कि हम जो उच्चारण करते हैं यहाँ से लेकर के, ठीक, वो सारी चीजें इन्हीं सब चीजों से उत्पत्ति उनकी होती है, लेकिन हमें ज्ञान नहीं है। वर्ण विक्षेप क्या है, इसीलिए आपको बताया जा रहा है कि वर्णों का उच्चारण स्थान क्या क्या है ना। कंठ है, ठीक, तालु है, मूर्धा है, दंत है, होंठ है, कंठ और तालु है, कंठ और होंठ है, दंत और होंठ है, ठीक। वर्ग स्थान या नासिका, नासिका नाक, मुख और नासिका और मुख। तो इस तरीके से जो है हम शब्द का उच्चारण करते हैं। अब क्या आ जाता है वर्ण विक्षेप। वर्ण विक्षेप, विक्षेप माने अलग कर देना, है ना। वर्णों को किसी शब्द के समस्त वर्णों को अलग अलग करके लिखना वर्ण विक्षेप कहलाता है। कोई भी शब्द है उनको अलग अलग करके अगर आप वर्णों को अलग अलग करके लिखें तो वह कहलाता है वर्ण विक्षेप, है ना। जैसे अभी हम आपको बता दे रहे हैं वर्ण विक्षेप, ध्यान दीजिएगा, है ना। ये रहा आपका वर्ण विक्षेप, ठीक। ये वर्ण विक्षेप कैसे, जैसे अगर मान लिया आपके बुक से ये बता दे रहे हैं कि जैसे कुमार, है ना, मान लिया कुमार शब्द है, ठीक। अब देखिए इस शब्द को अलग अलग कैसे किया जा रहा है। अब नीचे हलंत लगेगा, व्यंजन है ना, क प्लस उ, है ना, प्लस म, उ में हलंत नहीं लगा है इसलिए यह स्वर है, और ये व्यंजन है, जितने व्यंजन है उसमें हलंत लगेंगे, ठीक है। प्लस आ, कभी भी स्वर के नीचे हलंत का प्रयोग नहीं होगा। फिर र, फिर अ, कुमार, है ना। तो इस तरीके से जो है ये क्या हो गया टोटल कुमार, और इसी को हम क्या कह देंगे वर्ण संयोग। वर्णों को अलग करके लिखना वर्ण विक्षेप, फिर उसको मिला करके उसी पुरानी स्थिति में ले आना वर्ण संयोग। अब यह वर्ण विक्षेप आपको समझ में आ गया। स्वर के नीचे कभी भी हलंत का प्रयोग नहीं होगा, क्यों, क्योंकि स्वर स्वतंत्र होता है, वह बिना किसी सहायता से बोला जाता है, और व्यंजन को बोलने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। इसलिए आप ध्यान से देखिए जितने भी इसमें स्वर हैं 1, 2 और 3, इन स्वरों के नीचे हलंत का प्रयोग नहीं हुआ है, और क, म, र, इनके नीचे जो है हलंत का प्रयोग हुआ है, तो यह व्यंजन हुआ, ठीक। अब बच्चों आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया, खूब अच्छे से पढ़ाई करिए, जितने भी रिक्त स्थान है, सही विकल्प हैं, प्रश्नोत्तर है, सबको खूब ढंग से पढ़ लीजिए और ऑप्शन, सही ऑप्शन में ही टिक लगाइएगा। धन्यवाद।